हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है द ब्राइट एकेडमी में। आज का टॉपिक है 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री के डेफिनेशन पता करते हैं कि केमिस्ट्री किसको कहते हैं। व्हाट इज केमिस्ट्री, किसे केमिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिए कि केमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। आप सभी ने साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लिया होगा। तो साइंस के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, फिजिक्स है। उसी तरीके से केमिस्ट्री इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैटर। सो केमिस्ट्री में हमें सिर्फ मैटर की पढ़ाई करनी है। किसकी पढ़ाई करनी है? मैटर। तो मैटर मतलब क्या है? व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच डील्स विद द, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर हर वो एक चीज है जिसका अपना मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर आप आपके आसपास जो चीजें हैं उनको देखेंगे, पेन है, नोटबुक है, वाटर है, एयर है, इन सभी को हम मैटर कह सकते हैं क्योंकि इनका अपना मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इसीलिए केमिस्ट्री में हमें पढ़ाई करने मैटर की, लेकिन मैटर की किन एस्पेक्ट में पढ़ाई करनी है? तो मैटर की हमें उसके कंपोजिशन कि मैटर किन चीज़ों से बना हुआ है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, वह हमें इसमें केमिस्ट्री में पढ़ाई करनी है। उसके बाद उसके स्ट्रक्चर, मैटर की स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद हम उसके प्रॉपर्टीज़ की पढ़ाई करेंगे। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है उसकी पढ़ाई करेंगे। फिर उसके बाद हम रिएक्शंस की पढ़ाई करेंगे। आ रही बात समझ में? सो मैटर की किन एस्पेक्ट में पढ़ाई करनी है कि उसके कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड रिएक्शन। और इन एस्पेक्ट्स को समझने के लिए, इन एस्पेक्ट्स को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए जो मैटर के जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, तो इनकी जानकारी हासिल करनी बहुत जरूरी है। इसलिए केमिस्ट्री को हम साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो व्हाट इज केमिस्ट्री? Chemistry it is the branch of science which deals with the composition, structure, properties and reactions of the matter, and these aspects can be best understood or described in terms of basic constituents of the matter, that is atoms and molecules. Hence chemistry is also called as the science of atoms and molecules. आ रही बात समझ में? तो इसके बाद हम केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री की पढ़ाई सिर्फ नीट में मार्क्स हासिल करने के लिए की जाती है क्या? तो नहीं। केमिस्ट्री की पढ़ाई हमें सबसे पहले जो वेदर पैटर्न्स है या जो ऑपरेशनल ऑफ कंप्यूटर्स है, इसके बाद फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन है, इन सभी में हमें सो केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस दिखती है। उसके साथ साथ जो केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, जो केमिकल सब्सटेंसेस है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में हमें केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस दिखती है। जैसे कि परफ्यूम्स है, डाइज है, एसिड्स है, उसके बाद सॉल्ट्स है। तो इन सब जो केमिकल इंडस्ट्री में हमें केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस दिखती है। उसके साथ साथ मेडिसिनल पर्पस में भी केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो एक इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है जो हर इंसान के बॉडी में बनता है, जो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। जो डायबिटीज़ पेशेंट में यही दिक्कत होती है कि उनके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसके लिए ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो हमें बाहर से इंसुलिन की इंजेक्शन देने की ज़रूरत होती है और इतने मात्रा में पेशेंट हैं तो इतनी क्वांटिटी में हम इंसुलिन
नेचुरल रिसोर्सेज से तो नहीं बना सकते। तो केमिस्ट्री हमें हेल्प करती है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उनको नेचुरल रिसोर्सेज से आइसोलेट करना और सिंथेटिक फॉर्म में उसको तैयार करना। तो हम आज इंसुलिन लैब में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं ताकि हर डायबिटीज़ के पेशेंट को दे सके। एनसीईआरटी में इसके बाद दूसरे एक एग्जाम्पल दे, टैक्सोल नाम का एक एग्जाम्पल है। अगर आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टैक्सोल और सिस्प्लैटिन जो कैंसर के पेशेंट में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हम केमिस्ट्री की मदद से बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो आजिडोथाइमिडिन AZT जो एड्स पेशेंट के लिए हेल्प करता है, ये भी हम केमिस्ट्री की मदद से बना सकते हैं। तो कुल मिला के हम देखेंगे तो केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो एनवायरमेंटली हैजार्डस सब्सटेंस है, जो CFC जिसको कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेंट से निकलता है, जो रेफ्रिजरेशन है, फ्रीज़र है या एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, इसमें से जो लीक होने वाला गैसेस है, ये जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है उनके डिप्लेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो इतना इन्वायरमेंटली हैजार्डस सब्सटेंस है, लेकिन केमिस्ट्री के मदद से हम जो इन्वायरमेंटली हैजार्डस सब्सटेंस है उनके सेफर जो अल्टरनेटिव्स है उसकी भी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? सो इन शॉर्ट केमिस्ट्री के बहुत सारी इंपॉर्टेंस है जो मेडिसिनल पर्पज में है, एनवायरमेंटली हैजार्डस सब्सटेंसेस की जो सेफर अल्टरनेटिव्स है उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी होती है। जो केमिकल इंडस्ट्री के जो केमिकल सब्सटेंसेस है उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी केमिस्ट्री के बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। सो ऐसा केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है। इसके बाद हम देखेंगे कि नेचर ऑफ मैटर। मैटर पहले मैंने आपको कहा है क्या होता है मैटर। मैटर इज एनीथिंग, हर वो चीज़ मैटर है, एनीथिंग है, हर एक चीज़ मैटर है। कौन सी? जिसका अपना मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फिर एग्जाम्पल उसका देखेंगे तो पेन, पेंसिल, वाटर, नोटबुक, एयर, हर वो चीज़ जो आप आसपास देख रहे हो हर वो चीज़ मैटर है। और केमिस्ट्री में हमें मैटर की पढ़ाई करते हैं। तो इसके 3 स्टेट्स है, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और तीसरा है गैसेस। सो मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में क्या होता है, इनके जो पार्टिकल्स है, अगर सॉलिड के पार्टिकल देखेंगे हम तो एक क्लोज टुगेदर उनकी अरेंजमेंट होती है ऐसे। और उनके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है। वही हम लिक्विड को देखेंगे तो उनके जो पार्टिकल्स है, अगर ये इसमें अगर लिक्विड है तो इनके जो पार्टिकल्स है वो भी क्लोज टुगेदर होते हैं, लेकिन सॉलिड की तरह एकदम पास चिपक के या इन ऑर्डरली मैनर। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हम देखेंगे उनके जो पार्टिकल्स उनके अरेंजमेंट एक ऑर्डरली फैशन में होती है, लेकिन लिक्विड में ऐसे पार्टिकल्स नहीं होते। उनके अंदर जो पार्टिकल्स है दे कैन मूव अराउंड, वो एक दूसरे के आजू बाजू में फिर सकते, घूम सकते। वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है। और जो गैसेस होता है तो गैसेस में तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने दूर दूर होते हैं कि वो दे कैन मूव अराउंड, वो भी एक दूसरे से आजू बाजू में घूम सकते हैं। सो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में इस तरीके से होने की वजह से इनके साइज और शेप में भी हमें डिफरेंस दिखने को मिलता है। सॉलिड में क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। इनका जो शेप है वो डिफिनिट होता है और जो वॉल्यूम है वो भी डिफिनिट होता है। लेकिन जो लिक्विड है इनका वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है लेकिन जो शेप है वो डिफिनिट नहीं होता है। उसके लिए जो लिक्विड है उनको वो जिस कंटेनर में भी रहते हैं वो कंटेनर का शेप एक्वायर करते हैं।
और उसी तरीके से हम देखेंगे जो गैसेस है उनका तो कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। वो जिस कंटेनर में उनको फिलअप किया जाता है उसी कंटेनर का शेप एक्वायर करते हैं। तो इसी तरीके से तीन हम देखेंगे सॉलिड लिक्विड गैसेस, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस से तीन मैटर के स्टेट्स है, और ये जो तीन स्टेट है वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। मतलब अगर सॉलिड है तो सॉलिड को हम चेंज कर सकते हैं लिक्विड में, हीट देंगे। लिक्विड को हम चेंज कर सकते हैं गैसेस में, अगेन हीट देंगे। और ये रिवर्सिबल है, गैसेस को भी हम फिर दोबारा लिक्विड में हम चेंज कर सकते हैं उसको कूल करके। गैसेस को अगर कूल करेंगे तो लिक्विफाई होता है लिक्विड में, और अगेन फर्दर हम अगर लिक्विड को कूलिंग करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस दीज आर इंटर कन्वर्टेबल। सॉलिड को हीट देंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट देंगे तो गैसेस बन जाएगा, गैसेस को कूल करेंगे तो फिर से लिक्विड बनेगा, लिक्विड को अगेन कूलिंग करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। सो ऐसे सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के तीन स्टेट्स, अपने मैटर के तीन स्टेट्स है। अब हम मैटर की क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो मैटर के जो क्लासिफिकेशन है, तो मैटर दो टाइप का होता है। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। हमारी बात समझें, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स के जब कंबाइन होते हैं तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो उन्हें मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट जब कंबाइन होते हैं तो उन्हें मिक्सचर कहते हैं। और इनका जो कॉम्बिनेशन, इनका कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होता। आ रही बात समझ में? मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं और उनके जो कॉम्बिनेशन है, वो जो कंबाइन होते हैं, वो उनका कोई फिक्स रेशो नहीं होता है, वो किसी भी रेशो में कंबाइन हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? सो इसके दो टाइप्स है, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमो और हेटेरो। होमोजेनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्म थ्रू आउट होते हैं। उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके अलग अलग फेजेस हमें नहीं देखने को मिलते हैं, वो कंप्लीट वन मिक्सचर दिखता है। जैसा कि अगर हम देखेंगे एयर होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। इसके जो कंपोनेंट है अलग अलग टाइप के गैसेस होते हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्म होता है। हम इसके अलग अलग फेजेस हम नहीं डिस्क्राइब कर सकते। उसी तरीके से शुगर सॉल्यूशन है, शुगर वाटर सॉल्यूशन, ये भी होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। इसमें भी हम शुगर और वाटर को अलग अलग फेजेस में नहीं देख सकते। आ रही बात समझ में? सो इसी तरीके से अगर हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर देखेंगे तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे कि जो सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है, सैंड एंड वाटर, इसमें हमें सैंड और वाटर तो अलग अलग जो कंपोनेंट्स है उनके फेजेस हम देख सकते हैं, वो कंप्लीट यूनिफॉर्म नहीं होता, इसलिए उसे हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। आ रही बात समझ में? मिक्सचर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ two and more components in any ratio. They do not combine in a fixed ratio. There are two types of mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture, they are uniform throughout, for example air and sugar water solution, while heterogeneous mixture do not combine in a uniform matter. और इसके एग्जाम्पल है सैंड एंड वाटर। हरी बात समझ में? उसी तरीके से अगर हम प्योर सब्सटेंस देखेंगे, प्योर सब्सटेंस में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका फिक्स्ड रेशो होता है। मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके फिक्स्ड रेशो नहीं होता, लेकिन प्योर सब्सटेंसेस में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ऐसो फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ग्लूकोज,
ग्लूकोज एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 एलिमेंट होते हैं। और जब कभी भी ग्लूकोज को तैयार करना है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इनको एक फिक्स्ड रेशो में ही कंबाइन होना पड़ता है। और ये बात समझ, जैसा कि ग्लूकोज का देखेंगे 6,6,S12O6। सो जब कभी भी हमें ग्लूकोज की प्रोडक्शन करना है, ग्लूकोज को तैयार करना है, तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये 3 एलिमेंट को एक फिक्स्ड रेशो में ही कंबाइन करना पड़ता है। हालांकि जब हम मिक्सर में देखेंगे वो फिक्स्ड रेशो में कंबाइन नहीं होता, दे कैन कंबाइन इन एनी रेशो। ठीक है, तो इसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस के इसके 2 टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर हम प्योर सब्सटेंस देखेंगे तो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। सो एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? ये सिर्फ एक ही पार्टिकल से बनता है, फिर वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो। एलिमेंट इट इज मेड अप ऑफ ओनली 1 पार्टिकल। अरे बात समझ में, इसमें सिर्फ एक ही पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल से ही एलिमेंट बनता है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कॉपर है, ये एलिमेंट है। सल्फर है, ये एलिमेंट है। हर एलिमेंट भी 2 टाइप से बनता है। एक वो एलिमेंट होते हैं जिनमें सिर्फ एक एटम होता है, जैसा कि कॉपर हो गया, सल्फर हो गया। लेकिन दूसरे टाइप के जो एलिमेंट होते हैं उनको तैयार करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का एक मॉलिक्यूल तैयार करना पड़ता है। जैसा कि हम देखेंगे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन O2। अरे बस समझ में। हाइड्रोजन है H2, नाइट्रोजन है N2। सो इस तरीके से मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट होता है। आ रही बात समझ में। सो एलिमेंट्स मतलब ये सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से बनता है। ये या तो एक एटम से बनता है या एक से ज्यादा एटम्स बनकर जो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो एलिमेंट्स के जैसे कि एक एटम से बनने वाला जो एलिमेंट है वो है कॉपर एंड सल्फर। ये जब 2 एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। और वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट कौन से है? O2 है, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2। उसी अब दूसरे तरफ हम देखेंगे कंपाउंड। कंपाउंड एक ही पार्टिकल से नहीं बनता। अगर हम देखेंगे कंपाउंड को, कंपाउंड तैयार करने के लिए एक से ज्यादा एलिमेंट्स या एटम्स की जरूरत होती है। सो कंपाउंड तैयार करने के लिए एक से ज्यादा आइटम्स या एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो उनके कंपाउंड बनता है। जैसा कि हम एग्जांपल देखेंगे H2O। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग एलिमेंट है, जब ये कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी हम देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन ये जब कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाते कार्बन डाइऑक्साइड। अरे बात समझ में। सो कंपाउंड इट इज मेड अप ऑफ 2 and more एटम्स और एलिमेंट्स। ठीक है। सो कंपाउंड अगर हम H2O देखेंगे, जब एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम्स मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होता है तो वाटर तैयार होता है H2O।
जब एक कार्बन दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ तैयार जो कंबाइन होता है तो उसे हम कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अब इसमें भी हम देखेंगे कि जो कंपाउंड तैयार हो रहा है उसके जो कंपोनेंट्स है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर डिफरेंट देन इट्स कंपोनेंट्स। जैसा कि हम देखेंगे हाइड्रोजन है वो खुद बर्न करता है, खुद बर्न होता है, और ऑक्सीजन है वो कंबशन के लिए सपोर्ट करता है, कंबशन करने के लिए जो कंबशन करने के लिए मदद करता है। लेकिन जब वो जो कंबाइन होके H2O बनाते, वाटर बनाते, तो हम इस वाटर का इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर के लिए करते हैं। आधी बात समझ में? मतलब हाइड्रोजन खुद बर्न होता है और ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग के लिए, लेकिन जब दोनों कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन और वाटर, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन और वाटर तैयार करते हैं, तो वो वाटर जो है बर्न को खत्म कर देता है, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर के लिए मदद होता है। उसी तरीके से देखेंगे हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वाटर जो है ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड है वो उसके कंपोनेंट से डिफरेंट होते हैं। जब कंपोनेंट जो है उसके प्रॉपर्टीज अलग होते हैं, फिर कंबाइन होने के बाद जो कंपाउंड बनता है, फिर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। सो इस तरीके से हमने देखा है कि कैसे एलिमेंट्स और प्योर और कंपाउंड तैयार होते हैं। अब हम थोड़ा एनसीईआरटी की अगर हम पढ़ाई करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कि हमने एनसीईआरटी में सबसे पहले केमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन तो देखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. दिस एस्पेक्ट कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड in terms of atoms and molecules, and that is why chemistry is also called as science of atoms and molecules. Okay, अब इसके बाद हम देखेंगे जब केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है। सो केमिस्ट्री इट इज बैलेंस ऑप्शन, आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है वेदर पैटर्न्स में, फंक्शन ऑफ ब्रेन में, ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, केमिकल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर में, जैसे फर्टिलाइजर से, अल्कलीज है, एसिड्स है, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट, मेटल्स, अलॉयज, अदर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल्स कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी। इसके साथ साथ हम मेडिसिनल पर्पज भी देखे थे, याद है आपको, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है जैसे कि सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। Azidothymidine used for helping AIDS victims have been isolated from plant and animal sources or prepared by synthetic method. अब इस तरीके से हम केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस ले सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि सेफर अल्टरनेटिव्स टू इन्वायरमेंटली hazardous refrigerants like CFC responsible for ozone depletion in the stratosphere have been successfully synthesized. ठीक है। सो हमने इसके बाद देखा था नेचर ऑफ मैटर, और मैटर की नेचर देखते हुए हमने क्या कहा था, मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, इट इज कॉल्ड एज मैटर। ओके, और मैटर के 3 स्टेट्स हमने देखे थे। मैटर के एग्जांपल यहाँ पर दिए है, बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर। इसके साथ साथ जो मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन ऑर्डरली फैशन, देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके जो पार्टिकल्स है ये एकदम क्लोज्ड है और एक ऑर्डरली मैनर में फिक्स होते हैं। वही लिक्विड देखेंगे तो इनके जो पार्टिकल्स है दे कैन मूव अराउंड। ओके, the particles are close to each other but they can move around. However, in gases the particles are far apart as compared to those present in solid or gaseous state. Because such arrangement, the particles different states of matter exhibit the following characteristics. अगर हम देखेंगे गैसेस है तो गैसेस का
जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर होते हैं, और इन्हीं पार्टिकल्स अरेंजमेंट की वजह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है, जैसा कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, liquids have definite volume but not definite shape. They take the shape of the container in which they placed. Gases have neither definite volume nor definite shape. They completely occupy the container in which they are placed. इसके साथ साथ हमने जो नेचर के 3 स्टेट्स है वो देखा था कि इंटर कन्वर्टिबल है। सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करेंगे गैसेस बनता है। उसी तरीके से लिक्विड को कूल करेंगे तो लिक्विड बनता है, और लिक्विड को अगेन कूल करेंगे तो फिर सॉलिड बनता है। ओके, ठीक है। इसके बाद हमने मैटर की पढ़ाई की, क्लासिफिकेशन देखा था कि मैटर एक मिक्सर और प्योर सब्सटेंस दोनों में क्लासिफिकेशन करते हैं। जो मिक्सर है उसके अगेन मिक्सर क्या है हमने देखा था, कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस। मिक्सर क्या है, मिक्सर contains 2 or more substances present in any ratio. The mixer can be homogeneous or heterogeneous. Homogeneous mixer completely mixed together and its composition is uniform throughout. Sugar solution, air. The examples of homogeneous mixture are sugar solution and air. In contrast to this, in heterogeneous mixture, the composition is not uniform. ओके, इसका एग्जाम्पल है ग्रेन्स एंड पल्सेस, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट। ओके, दीज आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब ये बात यहाँ पर है कि द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड सच एज सिंपल हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, यूटिलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन। अब हमने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ाई की थी। प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, whereas मिक्सर्स में कंटेन द कंपोजिशन इन एनी रेशियो। ओके, अगर यहाँ पर देखेंगे ग्लूकोज का एग्जांपल है, ग्लूकोज कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन फिक्स्ड रेशियो, thus like all the pure substances has fixed composition. The constituents of pure substances cannot be separated by simple physical method. Okay, pure substances can be further classified into elements and compounds. Elements consist of only one type of particles. These particles may be atoms or molecules. Sodium, copper, silver, hydrogen, oxygen are some examples of the elements. They all contain atoms of one type. However, the atoms of different elements are different in nature. Some elements such as sodium, copper contain single atoms held together as their constituent particles. In some, 2 or more atoms combine to form molecules of the element. Thus, hydrogen, oxygen and gases, oxygen gases constitute molecules in which 2 atoms combine to give respect to molecules. Okay, अब यहाँ पर हमने देखा है कि कंपाउंड कैसे बनता है। व्हेन 2 or more atoms of different elements combine, the molecule of compound is formed. यहाँ पर जैसा कि हमने देखा है, एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है और ऑक्सीजन कैसे बनता है। ओके, इसके साथ साथ हमने क्या देखा था कि properties of a compound are different from the constituent elements. For example, hydrogen and oxygen are gases, whereas a compound formed by their combination, that is water, is liquid. It is interesting, क्या इंटरेस्टिंग है कि hydrogen burns with the pop sound, oxygen is supporter of combustion, but water is used as fire extinguisher. The constituents of the compound cannot be separated into simpler substances by physical method. They can be separated by chemical method. Okay.